वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे जीओसी का सेवंथ लेक्चर के अंदर हम देखेंगे बेसिकली रेजोनेंस के बारे में ही देखेंगे। पिछले वीडियो के अंदर जीओसी के सिक्स्थ लेक्चर के अंदर हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस के अंदर हमने सारी चीजें देखी कि रेजोनेंस बेसिकली होता क्यों है, रेजोनेंस को हम पढ़ते क्यों हैं। इसके बाद में हमने देखा टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, डिफरेंट टाइप्स के हमने वहाँ पर रेजोनेंस देखे थे। 6 टाइप के रेजोनेंस देखे थे हमने वहाँ पर। कुछ लोन पेयर पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस हो रहा था, कुछ पाई बॉन्ड के बीच में हो रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में हो रहा था, पॉजिटिव और पाई बॉन्ड के बीच में हो रहा था। और फिर उसके बाद में हमने देखा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, इसका मतलब फ्री रेडिकल और पाई बॉन्ड के बीच में भी हमने रेजोनेंस को लेकर आए। ठीक, इसके बाद में हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखे कि डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन जो है वो अपना लोन पेयर कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करने देता है, क्योंकि वो वाला लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होता है हमारे पास में हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, वहां पर हमारा लोन पेयर प्रेजेंट होता है। इसके बाद में हमने देखा लोन पेयर के बारे में सीखा था। लोन पेयर के बारे में ये सीखा था कि दो टाइप के लोन पेयर हमारे पास में एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है हमारे पास में डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, एक होता है हमारे पास में लोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है, अब उसके लास्ट में हमने देखा था वीडियो के लास्ट में, तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स को बेसिकली हम बनाते कैसे हैं, वहां पर हमने एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के साथ में देखा था और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ में हमने ये देखा था कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाई जाती है और कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हमारे पास में बने थे किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। इसके बाद में हमने देखा जब भी हम रेजोनेंस करवा रहे थे किसी रिंग के अंदर, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हमने कोई सब्स्टिट्यूशन करवाया और वहां पर अगर हम रेजोनेंस करवा रहे थे, तो हमने ये देखा था वहां पर कि रेजोनेंस जब हम करवाते हैं तो बेंजीन के ऊपर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सिर्फ रेजोनेंस वर्क करता है, कभी भी मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस वर्क नहीं करता। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स को बनाना सीखा था लास्ट में। अब हम देखते हैं कि जो हमने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनाई थी वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होता है। अब हम सीखेंगे हाउ टू चेक स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। हाउ टू चेक स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। अगर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की बात करें तो बेसिकली सबसे पहला रूल, आपको 4 रूल्स लगाने होंगे और उसमें से सबसे पहला रूल आपको ये लगाना है, आपको हमेशा सीरियल से ही लगाना है रूल। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और फिर रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4। रूल नंबर 1 सबसे पहले लगाएंगे, अगर रूल नंबर 1 फेल हो जाता है तो ऑन करेंगे रूल नंबर 2 के ऊपर। अगर रूल नंबर 2 फेल हो जाता है उसके बाद में आप मूव ऑन करेंगे रूल नंबर 3 के ऊपर। अगर 3 भी फेल हो जाता है देन लास्ट में आप मूव ऑन करेंगे किसके ऊपर, रूल नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स आपको कैसे फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी को जानने से पहले हमें ये देखना होगा कि आपके पास में जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनी हुई है क्या वो आपस में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है भी या नहीं। आपको ये जानने के लिए कि कौन सी स्ट्रक्चर किसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है भी या नहीं, तो उसको जानने के लिए आप क्या ध्यान रखेंगे, पहला पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे वहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन से बॉन्ड ब्रेक और कौन से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड के साथ में आप डील करेंगे, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड की ही ब्रेकिंग होगी और पाई बॉन्ड का ही क्या होगा, फॉर्मेशन वहां पर दिखाई देगा। अगर वहां पर कोई भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन या फिर सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकिंग आपको दिखाई दे तो ऐसे टाइप को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस हम नहीं कहते। अगर आपको वहां पर सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग या फिर फॉर्मेशन दिखाई दे किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, दो मॉलिक्यूल के अंदर, तो वहां पर उस वाले स्ट्रक्चर को आपस में आप क्या नहीं कहोगे, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स वो नहीं होंगे। वो कैसे स्ट्रक्चर्स होंगे, वो केमिकल रिएक्शंस होंगे बेसिकली, वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं होंगे। ठीक है, और जब आपके पास में पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखाई दे तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को आप क्या कहेंगे, वो आपस में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, बात करें सेकंड की, तो सेकंड बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, वहां पर कभी भी एटम की शिफ्टिंग नहीं होगी। रेजोनेंस के अंदर कभी भी एटम शिफ्ट नहीं होता, एटम की शिफ्टिंग वहां पर रेस्ट्रिक्टेड होती है, एटम की शिफ्टिंग आपके पास में नहीं होगी। मान लीजिए अगर एटम की शिफ्टिंग क्या होता है, बेसिकली एटम शिफ्ट कब होता है, जब सिग्मा बॉन्ड हो, और सिग्मा बॉन्ड का टूटना क्या होता है हमारे पास में, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स नहीं कहलाते। इसका मतलब एटम की शिफ्टिंग रेजोनेंस में नहीं होगी। मान लीजिए हम एग्जांपल ले लें, अगर हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम, टॉटोमेरिज्म जब हम पढ़ते हैं, टॉटोमेरिज्म के अंदर बेसिकली क्या होता है, कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में चेंज होती है। अगर कीटो फॉर्म की बात करें तो कीटो फॉर्म बेसिकली कैसी होती है हमारे पास में, ये हमारे पास में क्या है, कीटो फॉर्म है। अगर इसी को ही मैं बनाना चाहूँ तो मैं इस तरीके से भी बना सकते हैं हम इसको, CO CH
एक्ट और ये इस तरीके से भी बना सकते हैं कीटो फॉर्म को। अगर हम बात करें तो ये क्या है हमारे पास में एक पोलर बॉन्ड है। अगर ये हमारे पास में पोलर बॉन्ड है तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और किस तरीके से हमारे पास में स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ इस तरीके से, ओ नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन। अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, H प्लस हमारा रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास में क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, डबल बॉन्ड CH। और यहाँ पर क्या है हमारे पास में, O नेगेटिव। यहाँ से जो H प्लस हम अब हमारे पास में रिमूव हुआ था, वो H प्लस कहाँ जाके अटैच हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बन गई और इस फॉर्म को हम कहते हैं इनॉल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इनॉल फॉर्म। और इसे हम क्या कहते हैं, कीटो फॉर्म। ठीक है, अगर हम बात करें इनॉल फॉर्म की, इसे इनॉल फॉर्म क्यों कहते हैं, इसके अंदर दो वर्ड आ रखे हैं बेसिकली। क्या क्या आ रखा है, एक वर्ड आ रखा है आपके पास में इन, और दूसरा वर्ड क्या आ रखा है, ओल। ओल हम किसके लिए यूज करते हैं, अल्कोहल के लिए, और यहाँ पर आपको दिख रहा है एक फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का, और इन हम किसके लिए यूज करते हैं, एल्कीन के लिए, तो एक एल्कीन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इनॉल फॉर्म। बात करें कीटो फॉर्म की, तो कीटो फॉर्म क्या होता है, हमारे पास में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये रहा हमारे पास में कीटो ग्रुप। ठीक है, बात करें कि प्रोटोमेरिज्म क्या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, क्या यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, तो आपको दिखाई तो रेजोनेंस की तरह ही दे रहा होगा, बट यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, ये वाला जो हाइड्रोजन था, ये वाला हाइड्रोजन पहले क्या होता है, रिमूव होता है, और यही वाला हाइड्रोजन कहाँ जाके लग जाता है हमारे पास में, ऑक्सीजन के पास में जाकर हमारे पास में क्या हो जाता है, ये अटैच हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट था, इस वाले कार्बन के ऊपर, थर्ड कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट था, वो कहाँ जाके लग गया है हमारे पास में, ऑक्सीजन के पास में लग गया है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर क्या हुआ है, हाइड्रोजन का शिफ्टिंग हुई है, हाइड्रोजन शिफ्टिंग हुई है यहाँ पर। और कभी भी एटम की शिफ्टिंग को हम क्या नहीं कहते, एटम की शिफ्टिंग को हम क्या नहीं कहते, यहाँ पर क्या हुआ है, एटम की शिफ्टिंग हुई है। और एटम की शिफ्टिंग को कभी भी हम रेजोनेंस में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई है। तो सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग को भी हम कभी भी किसमें कंसिडर नहीं करते, रेजोनेंस के अंदर हम कंसिडर नहीं करते। इसका मतलब प्रोटोमेरिज्म जो है वो कभी भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं बनाता। ये क्या है हमारे पास में, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर बात करें, मान लीजिए हमारे पास में जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखी थी, कि फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, तो उसकी अगर स्टेबिलिटी की बात करें हम, कि हम स्टेबिलिटी कैसे चेक करनी है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमें कैसे चेक करना है, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, रूल नंबर 1 लगाएंगे। रूल नंबर 1 बेसिकली हमारे पास में क्या होता है, जितनी भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स आपको दे रखी है, मान लीजिए आपको 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दे रखी है, और पांचों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली आपके पास में कुछ स्ट्रक्चर्स न्यूट्रल है और कुछ स्ट्रक्चर्स कैसी है, आपके पास में चार्ज स्ट्रक्चर्स है। तो आप रूल नंबर 1 में लगाएंगे, हमेशा न्यूट्रल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या होती है आपके पास में, ज्यादा स्टेबल होती है, किससे, चार्ज रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से। ठीक है, इतना समझ में आया। मान लीजिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लूँ, कि मेरे पास में एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके से, आपके पास में ये एल्कीन प्रेजेंट है इस तरीके से, और ये क्या है आपके पास में, एक दूसरी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इस तरीके से, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, तो कुछ इस तरीके से। तो ये दोनों क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, सिर्फ पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं हुआ, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, तो ये कैसे आपस में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। अगर ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो आपको रूल नंबर 1 लगाना है सबसे पहले। रूल नंबर 1 के अंदर आपके पास में क्या है, न्यूट्रल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या होगी, हमेशा ज्यादा स्टेबल होगी, किससे, चार्ज रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो ये कैसा है हमारे पास में, फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर न्यूट्रल है, और ये वाला कैसा है हमारे पास में, चार्ज है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। तो ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा हमारे पास में, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, किसके कंपैरिजन में, सेकंड के कंपैरिजन में। ठीक है, अगर हम बात करें, मान लीजिए आपके पास में ये रूल फेल हो जाता है, 2 या 3 स्ट्रक्चर्स आपके पास में मान लीजिए न्यूट्रल आ जाती है, या फिर आपके पास में चार्ज आ जाती है, तो उस केस में आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो उस केस में आप क्या लगाएंगे, सेकेंड रूल लगाएंगे, रूल नंबर सेकेंड। इस पे मूव ऑन करेंगे, रूल नंबर सेकेंड पे कब मूव ऑन करेंगे, इफ रूल नंबर 1 इज फेल्ड। अगर रूल नंबर 1 फेल हो जाता है, तो उस केस में आप किस पे मूव ऑन करेंगे, रूल नंबर सेकंड पे मूव ऑन करेंगे।
और रूल नंबर सेकंड बेसिकली आपके पास में क्या हो जाता है, रूल नंबर सेकंड के अंदर आपको ये देखना होता है कि स्टेबिलिटी जो होती है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो होता है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स वहां पर प्रेजेंट होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स वहां पर प्रेजेंट होंगे उतनी ही उस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी। मान लीजिए किसी भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर पाई ज्यादा है और सिग्मा बॉन्ड सॉरी पाई बॉन्ड का नंबर ज्यादा है, तो वहां पर उस वाले रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को आप क्या बता देंगे, ज्यादा स्टेबल बता देंगे एज कंपेयर टू जहां पर पाई बॉन्ड क्या है हमारे पास में कम है। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो मान लीजिए हमारे पास में एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके से, एग्जाम्पल है हमारे पास में, मान लीजिए ये एक एल्कीन प्रेजेंट है हमारे पास इस तरीके से जिसमें 3 पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशंस पे लगे हुए हैं। उसके बाद में हमारे पास में कुछ इस तरीके से एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। अगर हम बात करें नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की तो मान लीजिए हमारे पास में कुछ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इस तरीके से प्रेजेंट है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और ये यहाँ पर क्या है हमारे पास में, पाई बॉन्ड। ठीक है, अगर इस तरीके से रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हमारे पास में प्रेजेंट हो, तीन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, तो इसमें से आप स्टेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, रूल नंबर 1 लगाएंगे। रूल नंबर 1 के अंदर आपको क्या लगाना है कि आपके पास में न्यूट्रल वाला रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, ज्यादा स्टेबल, तो न्यूट्रल कौन सा है हमारे पास में, ये है। ये कैसा है हमारे पास में, चार्ज रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। और ये थर्ड वाला भी कैसा है हमारे पास में, चार्ज रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। तो पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग हमारी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा किसकी आ गई, फर्स्ट वाले की, उसके बाद में किसकी आ गई, सेकंड और थर्ड वाले की। यहाँ पे एक से ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर चार्ज, तो अब आप पहले वाले रूल से नहीं डिफाइन कर सकते। अगर आप पहले वाले रूल आपका फेल हो जाता है तो आप क्या लगाएंगे, सेकंड वाले रूल पर मूव ऑन करेंगे। सेकंड वाला रूल आपको क्या कहता है, सेकंड वाला रूल आपको ये कहता है जितने ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे उतनी ही रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स की बात करें तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा कहाँ पर है, सेकेंड वाले स्ट्रक्चर के अंदर कितने पाई बॉन्ड है, एक ये रहा और एक ये रहा, तो दो पाई बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर बात करें यहाँ पर थर्ड वाले मॉलिक्यूल के अंदर तो यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी की बात करें तो ज्यादा पाई बॉन्ड किसमें है, सेकंड वाले के अंदर, सेकंड वाला क्या हो जाएगा हमारे पास में अब ज्यादा स्टेबल। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की, फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकंड और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास में थर्ड। ठीक है, इस तरीके से आपको कंपेयर करना है। मान लीजिए अब हमारे पास में क्या है, अगर आपके पास में सेकंड रूल भी हो जाता है फेल, तो आपके पास में आपको किससे मूव ऑन करना है, थर्ड नंबर के रूल पे मूव ऑन करना है। थर्ड नंबर का रूल आपको ये कहता है, आपको थर्ड नंबर का रूल आपके पास में किसकी बात करता है, चार्ज लोकेशन की बात करता है। ठीक है, तो चार्ज लोकेशन की अगर हम बात करें तो चार्ज लोकेशन बेसिकली क्या होती है हमारे पास में, दो टाइप के एटम्स होते हैं हमारे पास में। एक होता है हमारे पास में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एक होता है हमारे पास में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। मान लीजिए वो वाले रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होंगे जहां पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर कैसा चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो बेसिकली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर कौन सा चार्ज ज्यादा कैरी करके रख सकता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेगेटिव चार्ज ज्यादा कैरी करके रख सकते हैं। जैसे कि फ्लोरीन है हमारे पास में, तो फ्लोरीन बेसिकली क्या नेगेटिव चार्ज कैरी करके रख सकता है ज्यादा टाइम तक एज कम्पेयर टू दूसरे वाले मॉलिक्यूल की। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी जिस एटम की, उसके ऊपर कैसा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। अगर आपकी ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ऐसे वाले रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे आपके पास में, ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे एज कम्पेयर टू अदर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मान लीजिए किसी भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर आपके पास में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और किसी दूसरी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर आपके पास में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ऐसे केस के अंदर आप किसको ज्यादा स्टेबल बताएंगे, जिस जिस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर कैसा चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो बात करें अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की, तो बेसिकली मान लीजिए हमारे पास में कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल, एग्जांपल मेरे पास में कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल मेरे पास में इस तरीके से प्रेजेंट है, यहाँ पर है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर है कार्बन CH2 नेगेटिव। मान लीजिए दूसरा मॉलिक्यूल मेरे पास में, उसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से O नेगेटिव,
यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। अगर ये दो मॉलिक्यूल्स मेरे पास में प्रेजेंट है तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, बेसिकली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी देखनी है। तो पहले हम क्या लगाएंगे, यहाँ सबसे पहला रूल लगाएंगे। पहला रूल आपको क्या कहता है, नेटवर्क रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पर दोनों में कैसे स्ट्रक्चर है, चार्ज है। पहला रूल आपके पास में फेल हो जाता है। दूसरा रूल आप लगाएंगे कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जिसमें ज्यादा होंगे उसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तो यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी क्या है, एक ही पाई बॉन्ड। तो ये वाला रूल भी हो जाता है फेल। तो आप लगाएंगे थर्ड नंबर का रूल। थर्ड नंबर का रूल आपको ये कहता है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर कैसा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर कैसा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जो कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम। और अगर हम यहाँ पर बात करें सेकंड वाले एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा। इसका मतलब ये वाली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, सेकंड वाली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास में, ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट। ठीक है, मान लीजिए ये वाला रूल भी आपके पास में हो जाता है सेम। तो आप क्या करेंगे सर, फोर्थ नंबर का रूल लगाएंगे। फोर्थ नंबर का रूल, आपको रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 हमारे पास में बात करता है चार्ज सेपरेशन की। इसकी बात करते हैं चार्ज सेपरेशन की। अगर चार्ज सेपरेशन की बात करें तो बेसिकली लाइट चार्जेस आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और डिफरेंट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब अगर हमारे पास में सेम चार्जेस है, मान लीजिए पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हमारे पास में प्रेजेंट है, तो इसके बीच में डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज की, ये भी कहते हैं लाइक चार्जेस है, तो इसके बीच में भी डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर हम बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की, तो ये कैसे होने चाहिए, पास पास में होने चाहिए। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर ये पास पास में होंगे हमारे पास में, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बेसिकली हमारे पास कम होना चाहिए। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो यहाँ पर भी डिस्टेंस क्या होना चाहिए, हमारे पास में कम होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सबसे फुलफिल होती है तो ऐसे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे एज कम्पेयर टू अदर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। मान लीजिए हमारे पास में एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके से। लीजिए एग्जाम्पल है आपके पास में कुछ इस तरीके से, दो मॉलिक्यूल दे रखे हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या लगाएंगे, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 कहता है आपकी न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होता है, यहाँ पे कोई न्यूट्रल स्ट्रक्चर नहीं है। तो रूल नंबर 2 पे मूव ऑन करेंगे। रूल नंबर 2 बेसिकली आपको क्या कहता है कि रूल नंबर 2 के अंदर आप पाई बॉन्ड कंपेयर करते हैं। यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर भी 0 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी 0 पाई बॉन्ड है। तो आप थर्ड नंबर के रूल पर मूव ऑन करेंगे। थर्ड नंबर का रूल आपको ये कहता है कि आपके पास में चार्ज लोकेशन के बारे में बात करता है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर कैसा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर फर्स्ट के अंदर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर दो कार्बन एटम के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज है, दो कार्बन के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पर भी दो कार्बन एटम के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, एक कार्बन एटम के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, एक कार्बन एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। और एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब ये वाला सिनेरियो भी आपके पास में क्या होगा, दोनों मॉलिक्यूल सेम। तो आप इससे भी डिफाइन नहीं कर पाए, अब आप इससे डिफाइन करेंगे रूल से, जो कि आपको कहते हैं चार्ज सेपरेशन के बारे में। चार्ज सेपरेशन की अगर हम बात करें, चार्ज सेपरेशन में हम क्या देखते हैं, लाइक चार्जेस क्या होने चाहिए, दूर दूर होने चाहिए। और अपोजिट चार्जेस क्या होने चाहिए, पास पास होने चाहिए। तो अगर हम बात करें, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव। ये क्या है, अपोजिट चार्जेस है, पास पास में है। और ये क्या है, अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस है, ये भी क्या है, पास में। ये क्या है, अपोजिट चार्जेस, ये भी क्या है, पास में। अगर यहाँ पर बात करें तो ये अपोजिट चार्जेस है, ये भी क्या है, पास में। और ये क्या है, हमारे पास में लाइक चार्जेस है, सेम चार्जेस है, और ये क्या है, पास पास में। इसका मतलब ये क्या होगा, ज्यादा रिपल्शन करेंगे। रिपल्शन करेंगे तो मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे। तो अगर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे कौन आगे आ जाएगा, फर्स्ट आगे आ जाएगा सेकंड कंपैरिजन में। आपको इस तरीके से हर एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का आप ऑर्डर फाइंड आउट करके लेकर आ सकते हैं। आपको इस तरीके से कंपैरिजन करना है। ठीक है, अगर हम बात करें, मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया कुछ इस तरीके से, जैसे ये आपके पास में 5 मॉलिक्यूल दे रखे हैं। इन मॉलिक्यूल के अंदर आपको कंपेयर करना है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी। अगर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की बात करें तो बेसिकली ये वाला स्ट्रक्चर कैसा है हमारे पास में, न्यूट्रल है। बाकी सारे स्ट्रक्चर कैसे है हमारे पास में, ये वाला भी चार्ज स्ट्रक्चर है, ये भी कैसा है हमारे पास में, चार्ज है, ये भी कैसा है हमारे पास में, चार्ज है। और ये लास्ट वाला भी कैसा है हमारे पास में, चार्ज स्ट्रक्चर है। इसका मतलब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में सबसे आगे तो कौन आ गया हमारे पास, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, फर्स्ट।
उसके बाद में कौन आ जाएंगे, बाकी के 4 मॉलिक्यूल। अगर बाकी के 4 मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पर रूल नंबर फर्स्ट नहीं लगता। फिर हम क्या करेंगे, रूल नंबर फर्स्ट फेल हो जाता है तो रूल नंबर सेकंड पे मूव ऑन करेंगे। अगर रूल नंबर सेकंड की बात करें तो रूल नंबर सेकंड हमें क्या कहता है, पाई बॉन्ड के बारे में कहता है। जब यहाँ पर पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने जाए तो सेकंड वाले मॉलिक्यूल में 1 पाई बॉन्ड है, थर्ड वाले मॉलिक्यूल में 2 पाई बॉन्ड है, इसके अंदर 0 पाई बॉन्ड है, और यहाँ पर भी क्या है, 0 पाई बॉन्ड। तो इसके अकॉर्डिंग, सेकंड रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास में कौन आ जाता है सबसे आगे, थर्ड वाला मॉलिक्यूल। तो फिर आ गया हमारे पास में थर्ड की स्टेबिलिटी, इसके बाद में कौन आ गया हमारे पास में, सेकंड की स्टेबिलिटी। अब यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड सेम आ गई, इसका मतलब रूल नंबर सेकंड क्या हो गया यहाँ पर, फेल। रूल नंबर सेकंड फेल हो जाता तो फिर हम क्या देखते हैं, नहीं यहाँ पर भी क्या है हमारे पास में, एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ये रहा, तो एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर भी। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा बेसिकली, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो थर्ड वाला मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा हमारे पास में आगे। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास में, सेकंड वाले मॉलिक्यूल में और लास्ट वाले मॉलिक्यूल में एक एक पाई बॉन्ड है। इसका मतलब अब स्टेबिलिटी के ऑर्डर में कौन आएगा, सेकंड आएगा और फिफ्थ आएगा, और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा हमारे पास में, जिसके पास में 0 पाई बॉन्ड है, कौन सा, फोर्थ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पर आप ऑर्डर नहीं डिफाइन कर पाए रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग, फिर आप चलेंगे रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 बेसिकली आपको क्या कहता है, रूल नंबर 3 आपको ये कहता है कि आपके पास में चार्ज लोकेशन की बात करता है। चार्ज लोकेशन की अगर हम बात करें तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर कैसा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर कैसा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पर बात करें तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम यहाँ पर लास्ट वाले मॉलिक्यूल में बात करें तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर ही क्या है, नेगेटिव चार्ज, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर कैसा है, नेगेटिव चार्ज। तो ये वाला क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। आगे कौन आ जाएगा हमारे सेकंड। ठीक है, तो फाइनल ऑर्डर हमारा बन के आया फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फिफ्थ और फोर्थ। ठीक है, इस तरीके से आपको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी काउंट कर कर लेकर आना है। यही 4 रूल लगाने हैं आपको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, चलते हैं आगे, चले आगे। ये निकालने को आ जाए कि आपके पास में किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दे दिया कि हाउ मैनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, और मैंने आपको कुछ मॉलिक्यूल दे दिए इस तरीके से। पहला मॉलिक्यूल हमारे पास में यहाँ पर कैटायन है, और यहाँ पर हमने रिएक्शन करवाई इसकी Br नेगेटिव के साथ में। दूसरा कैटायन है हमारे पास में कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हमने रिएक्शन करवा दी इसकी किससे, Br नेगेटिव से। तीसरा कैटायन है हमारे पास में कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हमने रिएक्शन किससे करवा दी, यहाँ पर Br नेगेटिव से। ठीक है, तो अब आपको क्या देखना है कि ये कैटायन क्या करेगा, ये Br नेगेटिव के साथ में रिएक्शन करेगा और पॉसिबल प्रोडक्ट्स देगा। अब आपको इन तीनों के अंदर ये देखना है कि यहाँ पर ये कैटायन कहाँ कहाँ जाके मूव कर सकता है। जहां जहां ये जाकर मूव कर सकते हैं वहां वहां पर Br के लगने की पॉसिबिलिटीज है। तो अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स की तो ये कैटायन कहीं पे भी मूव नहीं कर सकता, तो ये कैटायन कहीं पे भी मूव नहीं कर सकता, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम बात करें सेकंड मॉलिक्यूल की तो ये कैटायन एक तो यहाँ पर है और एक क्या कर सकता है, यहाँ पर मूव करके एक इस तरीके से बना सकता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाए, यहाँ पर कैटायन आ जाए। ठीक है, इस तरीके से तो दो स्ट्रक्चर्स बन रही है। पहली बात, पहले वाले स्ट्रक्चर से हमने पहला प्रोडक्ट लिखा, पहला प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और अगर दूसरे प्रोडक्ट की बात करें तो दूसरा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारा, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रोडक्ट क्या है हमारे पास में, सेम है। यहाँ पर क्या है, दोनों ही सेम है। अगर हम बात करें दोनों ही मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास में, सेम है, बस क्या है ये पलटे हुए मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक आ जाएगा। ठीक है, अगर बात करें हम यहाँ पर इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर, तो इस वाले मॉलिक्यूल में बेसिकली क्या हो सकता है, एक कार्बोकेटाइन ये है, दूसरा कार्बोकेटाइन कहाँ पे जनरेट हो सकता है, इस तरीके से जनरेट हो सकता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए। क्या ये कार्बोकेटाइन और कहीं डिफरेंट पोजीशन पे जाकर मूव ऑन कर सकता है, नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर हमने यहाँ पर इस वाले मॉलिक्यूल से अगर प्रोडक्ट बनाया तो हमारे पास में प्रोडक्ट क्या बना, इस तरीके से बन गया। अगर हम इस वाले मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। और दोनों ही प्रोडक्ट क्या है हमारे पास में, डिफरेंट है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास में, 2 आ जाएंगे। यहाँ पर कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, 2। ठीक है,
इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके से, मॉलिक्यूल भी रखा और मैंने आपको बोला है कि हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर देयर इन दिस मॉलिक्यूल। ये आपके पास में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। आपको अगर इस तरीके से प्रोडक्ट्स निकालने हैं तो आपको क्या देखना है, ये कार्बोकैटायन कहाँ कहाँ पर मूव ऑन कर सकता है। अगर इस कार्बोकैटायन की बात करें तो बेसिकली ये कार्बोकैटायन कहाँ जा सकता है, पहले स्टेप में यहाँ पर जा सकता है इस तरीके से, ये यहाँ पर जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड था ऑलरेडी। अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो सकता है, यहाँ पर। किस तरीके से हमारे पास में कंपाउंड बन सकता है, कुछ इस तरीके से, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाए, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये यहाँ पर एक बॉन्ड। ठीक है, यस जी। तो अगर हम बात करें तो ये कार्बोकैटायन सिर्फ इन 3 पोजीशंस पे जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जब रिएक्शन करवाई Br से, Br नेगेटिव से, तो हमारे पास में क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर Br आके लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास में, इस तरीके से, ये पाई बॉन्ड, ये, और यहाँ पर Br आके लग जाएगा और ये यहाँ पे पाई बॉन्ड। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, कुछ इस तरीके से, यहाँ पर Br लग जाएगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड और ये एक सिंगल बॉन्ड। इस तरीके से कितने प्रोडक्ट हो गए, ये एक प्रोडक्ट, ये दूसरा प्रोडक्ट और ये तीसरा प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट कितने हो गए हमारे पास में, 3 प्रोडक्ट हो गए। तो बेसिकली आपको क्या देखना है, कार्बोकैटायन कहाँ कहाँ पर जाकर लग सकता है, कहाँ कहाँ पर जाकर वो मूव कर सकता है। जहां जहां पर कार्बोकैटायन जनरेट हो सकता है वहां वहां पर आपके पास में क्या हो जाएगा, एक डिफरेंट प्रोडक्ट लेकर आएगा वो कंपनी। ठीक है, आपको बस ये देखना है कितनी पॉसिबल जगह पर ये कार्बोकैटायन जाकर लग सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या देखेंगे आपके पास में कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। आप किसी भी मॉलिक्यूल के लिए निकाल सकते हैं, बस आपको क्या होना चाहिए, रेजोनेंस करवाना आना चाहिए। ठीक है, और वो रेजोनेंस करवाना हम सीख चुके हैं जब हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना रहे थे तभी। ठीक है, ये कि आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है, आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। अगर आपके पास में ए और बी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए आए तो आपके पास में ए मॉलिक्यूल दे रखा है, ये और बी मॉलिक्यूल दे रखा है इस तरीके से। अगर हम बात करें ए और बी मॉलिक्यूल की, बेसिकली ए मॉलिक्यूल ये रहा, के अंदर क्या है, नाइट्रोजन के साथ में क्या लगा है, एक हाइड्रोजन लगा है और ये किस बॉन्ड से अटैच है, सिग्मा बॉन्ड से। अगर हम बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन नहीं लगा है, इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड की क्या हुई है, यहाँ पर ब्रेकिंग हुई है। और सिग्मा बॉन्ड जैसे ही ब्रेक हुआ, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ शिफ्ट हो गई, यहाँ पर, और ये नेगेटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पर। जैसे ही ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, यहाँ से जो H प्लस निकला था वो H प्लस कहाँ जाके अटैच हो गया, इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर। अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हुई, एटम की शिफ्टिंग हुई है, इसका मतलब ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर तो नहीं है। तो इसका मतलब जो फोर्थ ऑप्शन है ए एंड बी आर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एटम की शिफ्टिंग हुई है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ है। अगर हम बात करें तो दोनों मॉलिक्यूल की, तो ए ऑप्शन दे रखा है आपको, ए एंड बी आर सेम मॉलिक्यूल। क्या ये सेम मॉलिक्यूल है, बिल्कुल भी नहीं, ये सेम मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपके पास में, एक नाइट्रोजन के ऊपर CH3 और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर कोई कीटो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, अल्कोहल और ईन ग्रुप प्रेजेंट है, एल्कीन प्रेजेंट है। ठीक? तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, तो ए ऑप्शन भी आपके पास में क्या हो जाता है। बात करें अगर बी ऑप्शन की तो ए एंड बी आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, हाँ बिल्कुल ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, तो क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम बात करें ए एंड बी आर आइसोमर्स, क्या ये आइसोमर्स है, तो आइसोमर्स बेसिकली क्या होता है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर में क्या होता है वहां पर डिफरेंस। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर कितने कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम ये रहा, दूसरा कार्बन एटम, ये तीसरा कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम है, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4, और ये 3 कितने हो गए, 4 और 3 7, 7 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 7। ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है, और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है, एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इस तरीके से इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अगर इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की हम बात करें तो यहाँ पर कितने कार्बन प्रेजेंट है, एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा और तीसरा कार्बन ये रहा। कार्बन 3 प्रेजेंट है, हाइड्रोजन की बात करें तो 3 हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, 4, और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, कितने हो गए 7 हाइड्रोजन। ठीक, अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन एक है और ऑक्सीजन कितना है, एक। तो दोनों ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट भी क्या हो जाएगा, सेम।
अगर दोनों केसेस सेम है बट फिर भी स्ट्रक्चर में डिफरेंस है तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या कह देते हैं हम? आइसोमर्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास में? आइसोमर्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे पास में? बी और सी। तो ये किसका क्वेश्चन हो गया? ये एमएसक्यू का क्वेश्चन हो गया, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर एक से ज्यादा क्या होते हैं आपके पास में आंसर करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं? डिफरेंट टाइप के रेजोनेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें मेसोमेरिक इफेक्ट की, अभी तक हमने देखा रेजोनेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट की। बेसिकली मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है आपके पास में? मेसोमेरिक इफेक्ट होता है आपके पास में, होता है रेजोनेंस का ही टाइप है, बस यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट। मान लीजिए हमारे पास में कुछ इस तरीके से कंपाउंड प्रेजेंट है। अगर हमारे पास में इस तरीके से कंपाउंड प्रेजेंट है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये कोई ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ये कोई फंक्शनल ग्रुप है, इस ग्रुप के अकॉर्डिंग हम मेसोमेरिक इफेक्ट को क्या करते हैं? दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक होता है हमारे पास में प्लस एम मेसोमेरिक इफेक्ट, एक होता है हमारे पास में माइनस एम मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अगर हम बात करें, मान लीजिए अगर ये जी ग्रुप हमारे पास में क्या आ जाता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाता है, तो ऐसे केस में ऐसे इफेक्ट को हम क्या कह देते हैं? प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, प्लस एम मेसोमेरिक इफेक्ट। अगर हम बात करें, अगर ये जी ग्रुप हमारा क्या आ जाए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने वाला ग्रुप आ जाए, ऐसे केस के अंदर हम इस वाले इफेक्ट क्या कह देंगे? माइनस एम इफेक्ट। ये ग्रुप शो कर रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइड वाले एटम को क्या कर रहा है? खींच रहा है। ठीक है, अगर बात करें प्लस एम इफेक्ट की, तो कैसे हो सकते हैं? उनके पास में क्या होना चाहिए? कंडीशंस प्लस एम इफेक्ट की क्या होती है बेसिकली? उसके पास में पहले नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए, उसके पास में कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए जिसे वो डोनेट कर सकता है। तो इसका मतलब पहली कंडीशन क्या होगी हमारे पास में? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, और वो भी कैसा होना चाहिए? डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, जो कि वो डोनेट कर सकता है। ठीक है, अगर बात करें हम, अग, मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो सकता है हमारे पास में? CH2 नेगेटिव। CH2 नेगेटिव के पास में क्या है? एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर हम बात करें तो हमारे पास में क्या हो सकता है? NH2 हो सकता है, इसके पास में भी एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर बात करें OH, तो यहाँ पर भी क्या है? दो लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर हम बात करें बेसिकली NH माइनस की, तो NH माइनस भी क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से बहुत एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आपके पास में, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, जो टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की साइड वाले एटम, जिसके पास में एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसके पास में पैसा ज्यादा होगा वही भिखारी को पैसा देगा। जब हमारे पास में पैसा ही नहीं है तो हम सामने वाले को क्या देंगे? ठीक है, अगर हम बात करें इस तरीके से यहाँ पर, तो यहाँ पर बेसिकली क्या कंडीशन हो सकती है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बनने के लिए या फिर माइनस एन इफेक्ट शो करने के लिए, या तो उसके पास में क्या होना चाहिए? कोई वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए, जिस ऑर्बिटल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर सके? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए जिसके पास में क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर सके? एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, मान लीजिए उसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो वहां पर क्या होना चाहिए? उस एटम के पास में या फिर उस ग्रुप के पास में वो टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो वैकेंट ऑर्बिटल को क्या कर सके? क्रिएट कर सके। टेंडेंसी टू क्रिएट वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, मान लीजिए टेंडेंसी टू क्रिएट वैकेंट ऑर्बिटल का क्या मतलब हो गया? जैसे कि हमारे पास में इस तरीके का ग्रुप अगर प्रेजेंट है, कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, अगर ये C डबल बॉन्ड टू प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? CH2, और मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? NH2 लगा दिया। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन क्या कर सकता है? यहाँ पर लोन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, और ये क्या कर सकता है? बेसिकली C डबल बॉन्ड O क्या कर सकता है? यहाँ पर हमारे पास में कार्बन के पास में कोई वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, और कार्बन कितने बॉन्ड बना सकते हैं? चार बॉन्ड बना सकता है, और यहाँ पर कार्बन ने चार बॉन्ड बना रखे हैं, लेकिन ये क्या कर सकता है? ये पाई बॉन्ड को यहाँ पर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करवाकर कार्बन के पास में एक वैकेंसी क्रिएट करने की इसके पास में टेंडेंसी होती है, इसीलिए ये लोन पेयर क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये क्या कर रहा है? इस कार्बन के पास में क्या है? टेंडेंसी टू क्रिएट वैकेंट ऑर्बिटल। मान लीजिए एग्जाम्पल है हमारे पास में इस तरीके के कोई ग्रुप, CHO हो गया हमारे पास में, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, या फिर मान लीजिए कोई कीटो ग्रुप हो गया। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में एसिड ग्रुप हो गया, एसिटिक एसिड वाला जो COOH वाला एसिडिक एसिड ग्रुप हो गया। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास में कोई एस्टर ग्रुप हो गया। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए हमारे पास में अमाइड हो गया। तो ये वाले सारे एटम क्या होते हैं हमारे पास में? टेंडेंसी होती है इनके पास में क्या करने की? वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करने की। ठीक है, और जिनके पास में वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, मान लीजिए उनका एग्जांपल हम ले तो क्या हो सकता है? बोरोन के पास में होती है हमारे पास में
वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है बोरोन के पास में, एक p ऑर्बिटल खाली होता है, तो ऐसे ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे हमारे पास में, कैसा इफेक्ट शो करेंगे, -nf। ठीक है, अगर बात करें, मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज प्लस एन इफेक्ट। अगर हम बात करें प्लस एन इफेक्ट तो कौन से वाले ग्रुप्स हमारे पास में प्लस एन इफेक्ट शो करेंगे। मान लीजिए हमारे पास में एक है एग्जांपल OH ग्रुप प्रेजेंट है, दूसरा एग्जांपल है आपके पास में NR2 प्रेजेंट है, तीसरा एग्जांपल है आपके पास में मान लीजिए NH2 प्रेजेंट है, चौथा एग्जांपल है आपके पास में मान लीजिए BH2 प्रेजेंट है, और पांचवा एग्जांपल है आपके पास में इस तरीके से CHO प्रेजेंट है। मान लीजिए आपके पास में एग्जाम्पल है मान लीजिए आपके पास में ऐसे। ठीक है, इस तरीके से अगर आपके पास में प्रेजेंट है तो आप क्या देखेंगे कि आपके पास में कौन प्लस एन इफेक्ट शो कर सकता है। अगर प्लस एन इफेक्ट की हम बात करें तो बेसिकली क्या होगा हमारे पास में, ऑक्सीजन के पास में क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये डोनेट कर सकता है, ये प्लस एन इफेक्ट शो कर सकता है। अगर इसकी बात करें, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास में भी क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, ये भी प्लस एन इफेक्ट शो कर सकता है। यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, ये भी क्या कर सकता है, प्लस एन इफेक्ट शो कर सकता है। बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कोई एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, नहीं है। इसका मतलब यहाँ क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास में, p ऑर्बिटल वैकेंट प्रेजेंट होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल, तो ये कैसा इफेक्ट शो करेगा, -n इफेक्ट। ठीक है, ये प्लस एन इफेक्ट शो नहीं करता। अगर इसकी बात करें तो ये भी कैसा इफेक्ट शो करेगा, -n। ये की बात करें तो यहाँ पर भी कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट नहीं है कार्बन एटम के ऊपर, तो इसीलिए ये क्या करेगा, प्लस एन इफेक्ट शो नहीं करेगा। कैसा इफेक्ट शो करेगा, -n। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना। अगर हम बात करें, मान लीजिए आपको 2 से 3 ग्रुप्स प्रेजेंट है, आपको बताना है कि किसका प्लस एन ज्यादा है और किसका प्लस एन क्या है, कम। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे चेक करेंगे, हाउ टू चेक एक्सटेंट ऑफ प्लस एन इफेक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर आप सबसे पहला रूल लगाएंगे क्या, सबसे पहला रूल आपको लगाना है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 के अंदर आपको देखना है कि यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओके, आपको क्या देखना है, प्लस एन इफेक्ट उसका ज्यादा होगा जिस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, ज्यादा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, जिसका ज्यादा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का क्या मतलब हो गया, मान लीजिए आपके पास में कोई भी ओवरलैपिंग इस तरीके से हो रही है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होने के बाद में इस तरीके से ओवरलैपिंग बनती है, मान लीजिए 2p पाई और 2p पाई की ओवरलैपिंग बनती है, या फिर एक ओवरलैपिंग बनती है आपकी 2p पाई 3p पाई की, एक ओवरलैपिंग बनती है 2p पाई 4p पाई की। तो कौन सी ओवरलैपिंग अच्छी है, ये 2p पाई की ओवरलैपिंग कैसी है, इस तरीके से दोनों ऑर्बिटल बराबर के हैं साइज में, तो ये क्या होगी, इस तरीके से 2p पाई ये है और 3p पाई क्या है हमारे पास में, इस तरीके से, तो ये ओवरलैपिंग क्या होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर बात करें 2p पाई और 4p पाई की, तो 4p पाई क्या है हमारे पास में, इस तरीके से, तो ये ओवरलैपिंग का एक्सटेंट क्या हो गया, और कम। तो ये वाली ओवरलैपिंग क्या होती है, सबसे अच्छी। उसके बाद में 2p पाई 3p पाई, फिर 2p पाई 4p पाई। इसका मतलब प्लस एम इफेक्ट किसका ज्यादा हो जाएगा, फर्स्ट वाले 2p पाई का ज्यादा हो जाएगा। प्लस एम इफेक्ट की अगर हम बात करें तो किसका ज्यादा हो जाएगा, 2p पाई ओवरलैपिंग का, फिर किसका हो जाएगा 2p पाई 3p पाई ओवरलैपिंग का, उसके बाद किसका हो जाएगा 2p पाई 4p पाई ओवरलैपिंग का। ठीक है, अगर हम बात करें, मान लीजिए ये रूल आपके पास में हो जाता है सेम, तो आप क्या करेंगे, सेकंड रूल पे चलेंगे, रूल नंबर सेकंड के ऊपर। रूल नंबर सेकंड के अंदर बेसिकली आपके पास में क्या है, आपको क्या लगाना है, रूल नंबर सेकंड के अंदर आपको देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो क्या नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को जल्दी से डोनेट नहीं होने देगा। अगर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं होने देगा, डोनेट नहीं होने देगा तो उसका प्लस एन इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब अगर हम प्लस एन की बात करें तो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ठीक है, मान लीजिए किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मान लीजिए हमारे पास में इस तरीके से सिस्टम प्रेजेंट है, CH2 CH NH2, और एक हमारे पास में सिस्टम प्रेजेंट है इस तरीके से CH2 COH। अगर हम बात करें OH के प्लस एम की और NH2 के प्लस एम की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, नाइट्रोजन से ज्यादा। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये लोन पेयर जल्दी से डोनेट हो जाएगा, जबकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को बहुत ज्यादा देर तक अपने पास में कंटेन करके रखेगा, तो ये डोनेट
नहीं होने देगा जल्दी से जल्दी डोनेट नहीं होगा तो इसका प्लस एम इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्लस एम इफेक्ट किसका ज्यादा हो जाएगा, फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है प्लस एम और माइनस एम किस तरीके से वर्क करता है। और माइनस एम इफेक्ट को जज करने के लिए एक सीरीज दे रखी होती है बुक्स में। वो सीरीज कुछ इस तरीके से है, आपको क्या करना है, इन दोनों इफेक्ट की सीरीज प्लस एम और माइनस एम की सीरीज को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। सीरीज कुछ इस तरीके से होती है, सबसे ज्यादा प्लस एम इफेक्ट किसका होता है, ऑक्सीजन माइनस का, उसके बाद में NH2 का, फिर OH का, फिर NHCO फिर OCO3 का। यहाँ पर क्या है, लोन टेस्ट प्रेजेंट है, डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, फिनाइल, फिर है क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ऐसे ही माइनस एम की सीरीज दे रखी है, सबसे ज्यादा माइनस एम इफेक्ट किसका होता है, NO2 का। इसके बाद होता है SO3H का, उसके बाद में होता है एल्डिहाइड, फिर होता है साइनाइड ग्रुप का, फिर होता है कीटो ग्रुप का, फिर होता है एस्टर ग्रुप का, उसके बाद में एसिड ग्रुप का, और उसके बाद में किसका हो जाता है हमारे पास में, अमाइड्स। ठीक है, इस तरीके से आपके पास में क्या है, एक सीरीज दे रखी है। सीरीज के अंदर आपको यही देखना है कि आपके पास में प्लस एम इफेक्ट किसका ज्यादा होगा और माइनस एम इफेक्ट किसका ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर ये सीरीज जो है आपके पास में बहुत ज्यादा काम आने वाली है जब हम एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस की बात करेंगे उस टाइम पर। ठीक है, जब हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे वहां पर आप देखेंगे कि आपके पास में सीरीज बहुत ज्यादा काम आएगी। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे इसकी हमारे पास में प्लस एम की सीरीज और माइनस एम की सीरीज। आज के वीडियो के अंदर हमने अभी तक यही सीखा कि जो रेजोनेंस से बचे हुए कॉन्सेप्ट्स थे हमारे पास में, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, उसके बारे में हमने देखा, प्लस एन के बारे में देखा, माइनस एन के बारे में देखा। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि रेजोनेंस बेसिकली, रेजोनेंस के अंदर हम ये देखेंगे कि एप्लीकेशंस क्या क्या होती है। उसके बाद में हम देखेंगे कंबाइंडली एप्लीकेशंस देखेंगे, पूरी की पूरी जीओसी का एसिडिक स्ट्रेंथ भी देखेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ भी देखेंगे। उसके बाद में हम क्या देखने वाले हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को आप कंबाइंडली कैसे जज करते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एनायन को आप कंबाइंडली कैसे जज करते हैं। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।